हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑल टीजीटी टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। तो थायराइड जो ग्रंथि है, यह इससे बेसिकली हार्मोन का स्राव होता है, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है इससे। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन थायरॉक्सिन, दूसरा है पैराथाइक्लिन, तीसरा इंसुलिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। दूसरा क्वेश्चन, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है उबालना, दूसरा है स्टीविंग, तीसरा खदकाना और चौथा ये सभी। तो ये सभी विधियां जो है जल के द्वारा भोजन पकाने की विधियां हैं, यानी कि सभी जल के द्वारा इन विधियों में भोजन जल से पकाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो है वो खमीरीकरण है। पहला ऑप्शन है उथली चिकनाई विधि, दूसरा खमीरीकरण, तीसरा गहरी चिकनाई विधि, चौथा उबालना। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे खमीरीकरण। खमीरीकरण के द्वारा ढोकला बनाया जाता है। खमीरीकरण बेसिकली आटे को कुछ समय के लिए भिजो कर रख देते हैं, या फिर एक रात के लिए 12 घंटे 10 घंटे के लिए रख कर रख देते हैं, वो फूल जाता है, वो खमीर बन जाता है, उसको खमीर बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं जिसको। तो ढोकला बनाने के लिए खमीरीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। तो 2 से 6 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है उसको बाल अवस्था में होता है वो बच्चा, तो उसको बाल अवस्था कहा जाता है 2 से 6 वर्ष की आयु को। तो पहला ऑप्शन बाल अवस्था, दूसरा शैशव अवस्था, तीसरा किशोर अवस्था, चौथा प्रौढ़ अवस्था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बाल्य अवस्था। पांचवा क्वेश्चन है जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो जल प्रदूषण कीटनाशक द्वारा होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी जल का प्रदूषण का कारण है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, वो अनावश्यक चीज़ें जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हर तरीके की दवाइयाँ, कीटनाशक चीज़ों को, और वो अब वेस्टेज वगैरह जो खाते हैं उसको फेंकते हैं, जिससे जब पानी में वो जब मिलते हैं जा करके, उनसे क्या है जल प्रदूषण होता है। और मनुष्य के क्रियाकलाप ये सभी क्या है जल प्रदूषण के कारण हैं। छठा क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास, ये भी ठीक है। दूसरा शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इससे तीनों ही तरह के विकास होते हैं शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा से क्या है मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। सातवां क्वेश्चन है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है यहाँ पे। तो बैडमिंटन से जो जुड़ी हुई है वो पीवी सिंधु जुड़ी हुई है। तो पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा पीवी सिंधु, तीसरा दीपा कर्माकर, चौथा द्युति चंद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, वो बैडमिंटन खेलती हैं। आठवां क्वेश्चन है दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको पता है दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। वैसे तो दालों में बहुत सारी चीज़ें जैसे लोहा और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बट प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। दाल में 26% प्रोटीन पाया जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब हो यानी कि 100 ग्राम दाल में 26 ग्राम प्रोटीन। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन, चौथा ऑप्शन खनिज। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन प्रोटीन। नौ क्वेश्चन है एलएसडी के सेवन से क्या होता है। तो एलएसडी जो है एक अर्ध संश्लेषित ये दवा है, और इसके सेवन से क्या होता है आदमी अपना जो मनुष्य होता है वो अपना संतुलन खो देता है, और वो बेकार की चीज़ों में क्या है अपना टाइम वेस्ट करने लगता है, इधर उधर की सोचता है, ऐसी चीज़ों की कल्पना करने लगता है जो जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। तो पहला ऑप्शन देखते हैं किडनी का रोग, दूसरा कैंसर का, तीसरा यकृत का रोग, चौथा मानसिक विभ्रम। तो मानसिक विभ्रम हो जाता है उसको, यानी कि वो दिमाग में जो उसके भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और वो ऐसी चीज़ें सोचता है जिनको वास्तविकता से कोई लेना देना होता ही नहीं, वास्तविकता से परे सोचने लगता है वो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। 10वां क्वेश्चन व्यायाम के लाभ बताने यहाँ पे। तो व्यायाम के से क्या लाभ होते हैं, हमें भूख लगती है और रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, फुर्तीलापन, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। चौथा क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं वृत्त आरेख उपयोगी है। तो वृत्त आरेख जो होता है इसके द्वारा मात्राओं को दर्शाया जाता है, और उससे मात्राओं का ज्ञान होता है, उनमें आपस में मात्राओं में तुलना की जाती है वृत्त आरेख द्वारा। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, दूसरा है समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि एक टोटल चीज़ है कोई, उस टोटल के एवरेज में फिर उसमें से एक अलग से एक पार्ट निकाला जाता है, फिर उसकी उस टोटल से तुलना की जाती है। तीसरा ऑप्शन है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए किस चीज़ का एक प्रतिरूप बना दिया जाता है और उसको प्रदर्शित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए, यानी कि जो इतिहास में जो अवधि पहले निकल चुकी है, बेसिकली 100 साल 200 साल पहले या 1925 या एक खास डेट या तारीख या समय जो होता है उसकी विशेषताओं को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में जो परीक्षा है उसको सुधारने के लिए एनसीएफ
संक्षेप किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा निष्पादन पर, चौथा सतत आकलन पर। तो यहाँ पर जो ये सबसे अधिक बल देता है यानी जो आधार है इसका वो है आपका सतत आकलन पर, यानी कि बच्चे की रोज डेली की गतिविधियाँ यानी कि वो प्रतिदिन क्या करता है उसकी उन गतिविधियों एक्टिविटियों का आकलन करना, इस पर ये बल देता है एनसीएफ। 13वां क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर उद्देश्य बताना सामाजिक अध्ययन शिक्षा का। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, दूसरा ऑप्शन अच्छे नागरिक होना, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त। तो इसके सभी क्या है सामाजिक शिक्षा अध्ययन के उद्देश्य हैं यहाँ पे, यानी कि राष्ट्रीय की एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना और सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, अपनी जो संस्कृति है जो विरासत है उसका विकास करना, भली भांति मिलजुल कर आपस में रहना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समझ एकता का भाव उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें सामाजिक अध्ययन शिक्षा के उद्देश्य हैं। 14 क्वेश्चन है परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? तो वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, वह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, ये विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो परियोजना जो कार्य होता है ये बेसिकली किलपेट्ट के द्वारा इस विधि को सुझाया गया है और ये करके सीखा जाता है इसमें, और जो करके सीखा जाता है बेसिकली वो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, यानी जिसको हम प्रैक्टिकली करते हैं वो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है सीखने का। तो राइट आंसर है फिर सेकेंड ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को, तो यहाँ पे पाठ्यपुस्तकों के बारे में नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं, इसमें बहुसंख्यक और ये भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, तीसरा सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। तो विवादास्पद जो मुद्दे होते हैं उनसे बचने की तो कोई बात नहीं है, बेसिकली उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, दूर होती है ये इस तरीके के मुद्दे तो किताबों के पास आते ही नहीं है, किताबों से इस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, इसका भी सरकारों का भी इन किताबों से कोई पाठ्यपुस्तकों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है चौथा ऑप्शन की सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो ये ठीक है, यानी कि सभी जो धर्म है समाज है और उसको जो राष्ट्रीयता और एकता अखंडता इन चीज़ों पर ये जो है इनका सबका पाठ्यपुस्तक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 16वां क्वेश्चन है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है महाअभिनिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन है संबोधि, तीसरा प्रथम उपदेश, चौथा निर्वाण। तो जो प्रथम उपदेश है इसमें जो है बुद्ध की जीवन की घटना का चित्रण किया गया है और ये चक्र, इसको चक्र ये धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है चक्र जो है, और इसी के अंदर क्या बुद्ध की जीवन की घटनाओं को बताया गया है। 17वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में जुड़ा था, उसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ तो उसकी पुष्टि किसे कौन से अभिलेख से होती है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा हर्ष, तीसरा अशोक, चौथा पुलकेशिन सेकंड। तो अशोक के अभिलेख में ये चीज़ें मिलती हैं कि बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी वन में हुआ था। ये चीज़ें अशोक ने अपने अभिलेख में सम्मिलित की हैं और उन्हीं से इस चीज़ की पुष्टि होती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है प्रागैतिहासिक यानी कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब से हमारे पास जो लिखित में जो इसका कोई प्रागैतिहास है उसका लिखित में रिकॉर्ड नहीं होता है, लिखित रिकॉर्ड जहाँ से स्टार्ट हुआ है उससे पहले की बातें हैं। तो उस समय का जो यहाँ पे बताना है प्रसिद्ध जो स्थल है, पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा अमरावती, तीसरा भीमबेटका, चौथा बाग। तो भीमबेटका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भीमबेटका जो है MP मध्य प्रदेश में ये है और ये इनका जो निर्माण किया गया था वो आदिमानव द्वारा किया गया था। आदिमानव की जो चित्रकारी वगैरह की यहाँ पे की गई हैं वो बहुत फेमस हैं और ये प्रागैतिहास की एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 19वां आत्मीय सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो आत्मीय सभा जो थी इसके बाद में जो है इसका नाम ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा को ही बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया है। 1815 में इसकी स्थापना हुई थी और 1828 में इसको ब्रह्म समाज को कर दिया गया आत्मीय सभा को। तो इसकी राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी और इसमें बेसिकली क्या था, जो अलग अलग जो अपने धर्म वो बने हुए थे उनको एक बेसिकली एक जगह पर इकट्ठा करना और समाज की जो कुरीति हैं उनको दूर करना था। तो पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा MG रानाडे, चौथा आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय।
20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली से स्थानांतरित हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड रीडिंग, तीसरा है लॉर्ड हॉर्डिंग, चौथा है लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड और चौथा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपको पता है लॉर्ड हॉर्डिंग का शासन था उस समय यहाँ पे भारत में, और इसी के शासन काल में जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आए थे, और उनका दिल्ली में बहुत अच्छे से दरबार लगाया गया था, उनका स्वागत किया गया था। फिर वहीं पर उनकी घोषणा 1911 में ये कर दी गई थी, और 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था कलकत्ता से राजधानी को। तो आज के लिए कंप्लीट।